हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अजय और शीतल की अभी नई नई शादी हुई होती है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। ससुराल में जब जाऊंगा तब वहाँ मेरा कितना अच्छा स्वागत होगा। वैसे भी दामाद को तो इतना माना जाता है और मेरे ससुराल वाले तो मुझे कुछ ज्यादा ही मानते हैं। ऊपर से पहली बार जाऊंगा, मुझे तो सोचकर ही इतनी खुशी हो रही है। जब ससुराल में जाऊंगा तब क्या होगा मेरा। अजय खुद से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ उसकी पत्नी चाय लेकर आती है। कहीं आप फिर अपने ससुराल के ख्याली पुलाव तो नहीं बना रहे हैं ना? अरे शीतल, तुम भी कैसी बातें कर रही हो। अरे शादी के बाद मैं अपने ससुराल में पहली बार जाऊंगा, वहाँ भी सब मेरे आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। वैसे भी हमारे भारत में दामाद को कितना ज्यादा माना जाता है, तो मैं खुश क्यों ना रहूं। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये हकीकत है जो कुछ दिन में सच होने भी वाली है। वैसे आपका इतने अच्छे से वेलकम किया जाएगा ये देखकर थोड़ा बुरा तो लग रहा है, लेकिन आप बिल्कुल सच ही कह रहे हो। आपके ससुराल में तो अभी से ही तैयारी भी शुरू हो गई होगी। आखिर उनके दामाद जो घर आ रहे हैं। जितनी इज्जत दामाद को उसके ससुराल में मिलती है ना, उतनी पूरी दुनिया जहाँ में कहीं नहीं मिल सकती। इतना मान सम्मान दिया जाता है ससुराल में, मानो दामाद नहीं कोई भगवान ही आ गए हों। आप तो वैसे भी मेरे घर के पहले दामाद हो, आपकी खातिरदारी में तो कोई भी कमी छूट ही नहीं सकती। तुम्हारी बात हुई अपने मायके में? हाँ, माँ का फोन आया था। वो बस पूछ ही रही थी कि आपको खाने में क्या पसंद है, इस संडे को हम आ रहे हैं या नहीं। ज्यादा तो आपकी बातें हुई हैं बस। मतलब मैं जो इतना उत्साहित हो रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। मेरा वेलकम तो ग्रैंड ही होगा। अगर आपने और भी कुछ सोचना है ना तो सोच लीजिए, क्योंकि तब तक मैं खाना बना लूंगी ना। अरे जब से आपको पता चला है कि हम संडे को मायके जा रहे हैं, तब से तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अजय अपने ससुराल के पहले दिन का ही सोचकर काफी खुश था। वहीं उसके ससुराल वाले भी तैयारी में लगे हुए थे। सुनिए ना, काजू बादाम अखरोट और खजूर ये सब ले आना। ये सब क्यों? अरे भूल गए क्या, दामाद जी आ रहे हैं संडे को घर पर। अब वो आकर कुर्सी पर ऐसे ही खाली थोड़े बैठे रहेंगे। उनको खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स तो देने पड़ेंगे ना। चाय बिस्किट थोड़ी ना अच्छा लगता है। माँ, पर इतना ज्यादा भी क्यों करना? उनको पता चल जाएगा साफ कि ये सब बस उनके लिए हो रहा है। हाँ तो अच्छी बात है ना। अरे भाई, जब हम कुछ कर ही रहे उनके लिए रहे हैं तो पता चलने में कौन सी बुराई है। घर के दामाद है, इतनी खातिरदारी करना तो बनता ही है। तो मुझे लिस्ट बनाकर दे देना, मैं सब कुछ ले आऊंगा। ऐसी खातिरदारी के लिए तो एक बार मैं भी दामाद जरूर बनना चाहूंगा। बेटा, जब तुम्हारा नंबर आएगा ना तब तुम्हारी भी इतनी खातिरदारी की जाएगी। चिंता मत करो, ये इज्जत मान सम्मान तो दामाद को मिलता ही है। सारी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होती है। शाम के समय सरिता वापस अपनी बेटी को फोन करती है। अच्छा शीतल बेटा, दामाद जी के लिए सोया चाप, पनीर, चिकन, नान, मीठे में मूंग का दाल का हलवा, रसमलाई, घेवर और मटर पुलाव, ये सब खाने के लिए ठीक रहेगा ना? माँ, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अरे इतना सब बनाने की क्या जरूरत है? ऐसे कैसे कोई जरूरत नहीं है, दामाद जी ससुराल में पहली बार आ रहे हैं। अच्छा ये सब छोड़ और ये बता, नाश्ते में क्या क्या बनाना है? माँ, अब नाश्ता भी करवाओगी क्या 36 तरह का? जितना पूछा है उतना बता। दामाद जी के लिए नाश्ते में क्या रखूं? उन्हें क्या पसंद आएगा? गुजराती नाश्ता रखूं या पंजाबी या कुछ? माँ, वैसे तो उन्हें गुजराती ही पसंद है, बट आप जितना कर रही हो ना वो कहीं से भी कोई कमी निकाल ही नहीं सकते। तू चुप कर, दामाद जी आ रहे हैं, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतना तो करूंगी ही ना। सब लोग इतना कुछ कह रहे थे और ये सब अजय को भी पता चल रहा था। दोबारा मम्मी जी ने पक्का मेरे लिए ही फोन किया है ना? हाँ, पूछ रही थी कि उनके दामाद के लिए नाश्ते में क्या बनाना चाहिए। अरे इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने वाला है आपको कि क्या बताएं। अच्छा, मेरे कपड़े नए वाले रखना। जब मेरे ससुराल वाले मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मैं भी अच्छा ही बनकर जाऊंगा ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये ही बचा है, वो भी हो जाएगा। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन दामाद घर आने वाला था। दीपक, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है झाड़ू लगा दे। माँ, 5वीं बार आप साफ फर्श पर झाड़ू लगवा रही हो। अरे दामाद आपके जमीन पर थोड़े बैठने वाले हैं। जमीन पर क्यों बैठेंगे? उनके लिए सोफे नए गद्दे लगवा तो दिए हैं, पर जमीन भी तो साफ ही दिखनी चाहिए ना। उनके पैर गंदे नहीं होने चाहिए। चल दोबारा से झाड़ू लगा दे। यहाँ किसी को फुर्सत नहीं थी। वहाँ अजय भी अपनी पत्नी के साथ ससुराल जाने के लिए निकल जाता है। मम्मी जी और पापा जी तो दरवाजे पर ही खड़े होंगे मेरा इंतजार करते हुए। मुझे तो बस एक ही बात का डर है,
कहीं वो मोहल्ले के दरवाजे पर ही ना खड़े मिल जाएं अपने दामाद का स्वागत करने के लिए, क्योंकि उनकी खुशी आपने देखी नहीं है। बार बार माँ तो यही कह रही है, दामाद जी पहली बार ससुराल आ रहे हैं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मम्मी जी ने तो इतने कॉल कर दिए यही पूछने के लिए कि गाड़ी भिजवा दे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ससुराल में उनके रहते कहीं मुझे कोई परेशानी होगी। अब तो मुझे भी देखना है कि दामाद का पहला दिन आखिर ससुराल में कितना अच्छा जाता है। 2 घंटे का सफर तय करने के बाद अजय और शीतल दोनों अजय के ससुराल पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन काफी देर तक कोई दरवाजा नहीं खोलता। इतनी देर हो गई है, अभी तक किसी ने दरवाजा क्यों नहीं खोला? पता नहीं, रुको माँ को फोन करके देखती हूँ, किसी काम में लगी होंगी शायद। शीतल अपना फोन उठाती है और माँ को फोन करती है। हेलो माँ, आप कहाँ हो? हम कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? और ये पीछे से आवाज कैसी आ रही है? कहाँ हो आप? बेटा, वो हमारे खानदानी पंडित आए हुए थे, यही आश्रम में रुके थे, शाम को जाने वाले हैं, इसीलिए पूरे परिवार के साथ हम सब यहीं आ गए हैं। क्या आप वहां हो? तो अब हम कहाँ जाएं? माफ करना, लेकिन हमें आने में 2 घंटे लग जाएंगे, तब तक पड़ोस के घर में रुक जाओ। 3 घंटे बाद सरिता पूरे परिवार के साथ आती है। बारिश का मौसम भी था, इसीलिए दामाद के कपड़े भी गीले हो चुके थे। सब घर के अंदर जाते हैं और शीतल हंसने लगती है। दामाद का पहला दिन ससुराल में ऐसा जाने वाला है, ये तो वाकई में कुछ ज्यादा यादगार हो गया। कैसा लगा आपको आपके ससुराल में पहला दिन? माफ करना दामाद जी, हमारे खानदानी पंडित जी हैं, अब वो यहाँ आते नहीं हैं। इतने सालों में पहली बार आए थे और शाम को ही जाना था उन्हें, इसीलिए हम बिना कुछ बताए ही वहाँ चले गए। आपको इतनी परेशानी हुई उसके लिए हम बहुत माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब जो हो गया है उसको तो बदल नहीं सकते ना, लेकिन मुझे अपने ससुराल का पहला दिन जरूर याद रहने वाला है। अब कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। हम अब भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपका बाकी का दिन अच्छा जाए। दामाद का ससुराल में पहला दिन काफी अजीब तरह से जाता है, लेकिन अंत में ससुराल वाले भी काफी कोशिश करके उसे अच्छा बना ही देते हैं। कोमल अपने पति अभिनव के साथ रहती है। एक दिन अचानक से अभिनव की जॉब छूट जाती है और वो दोनों काफी चिंताग्रस्त हो जाते हैं। पता नहीं कैसे रहेंगे अब हम। अब तो मुझे जल्द जॉब भी नहीं मिलेगी। तुम तो जानती हो ना कोमल, आजकल जॉब मिलना कितना मुश्किल हो चुका है। अभिनव, इस तरह अभी से ही हार मान ली तो कैसे चलेगा? तुम्हें हिम्मत बांधनी होगी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, तब जाकर ही सब कुछ ठीक होगा। हाँ कोमल, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ। अभिनव अब नई जॉब ढूंढने लगता है, लेकिन लगातार ढूंढने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिलती है, जिस कारण वो अब घर के खर्चे भी पूरे नहीं कर पाता और घर का किराया ना भरने के कारण उसे घर मालिक घर खाली करने को कहता है। क्या? हाँ कोमल, हमें घर खाली करना होगा। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर हम कहाँ जाएंगे अभिनव? संभव भैया के पास। संभव भैया हमें वहाँ रहने के लिए मनाही नहीं करेंगे, इस बात का मुझे पूरा यकीन है कोमल। लेकिन अभिनव, संभव भैया का तो ठीक है, लेकिन चंदा भाभी, उन्हें गवारा होगा हमारा वहाँ पर रहना? अब जब तक मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती, मैं फिर से लाइफ में सेटल नहीं हो जाता, हमें वहाँ जाकर ही रहना होगा कोमल। और अगर संभव भैया राजी हो गए तो चंदा भाभी को कोई एतराज नहीं होगा, ये मैं जानता हूँ। ठीक है अभिनव। अभिनव और कोमल संभव के पास अपना सारा सामान लेकर जाते हैं। तभी संभव उन्हें खुशी खुशी रहने देता है, लेकिन उनके वहां आने से चंदा को काफी गुस्सा आता है और अब वो उन दोनों संग बुरी तरह पेश आने लगती है। चंदा भाभी, आपने मेरे और अभिनव के लिए रोटियां नहीं बनाई क्या? आपने मुझे छत का काम सौंप दिया है, इसीलिए मुझे लगा कि आप बना दोगी। कोमल, मैं तुम लोगों की नौकरानी नहीं हूँ, तुम्हें अपना काम खुद करना होगा, समझ गए तुम? मुफ्त की रोटियां मत तोड़ो बैठकर। भाभी, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? बिल्कुल बोल सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है, तुम लोगों का नहीं। तुम दोनों बस कुछ दिन रहने आए हो, इसीलिए इस घर को अपना मत समझ लेना। अभिनव, तुम भी जल्दी से अपनी जॉब ढूंढ लो और दफा हो जाओ अपनी बीवी को लेकर यहाँ से। तुम्हारे भैया ने और मैंने ठेका नहीं ले रखा है तुम दोनों को संभालने का। अभिनव और कोमल चंदा के इस बर्ताव को देखकर हैरान और बहुत चक्का रह जाते हैं। चंदा कभी राशन को लेकर, तो कभी काम को लेकर, तो कभी पैसों को लेकर हर तरह से अभिनव और कोमल को ताने देती रहती है।
अभिनव जल्दी से जॉब ढूंढ लो, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। भाभी दिन भर आराम फरमाती हैं और मुझसे सारा काम करवाती हैं। मैं उनका अत्याचार नहीं सह सकती। कोमल बस कुछ दिन और, मैं 100% कोशिश कर रहा हूँ। बस मुझे जल्दी से कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, फिर उसके बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि चंदा भाभी इतनी बुरी होंगी, मन से इतनी मैली होंगी। हालात हर किसी का असली चेहरा सामने ला ही देता है अभिनव। संभव भैया को ये सब पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो और चिंता करेंगे हमारी। चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो, भाभी नहीं सुधरने वाली, वो वैसे की वैसे ही रहेंगी। नहीं कोमल, मैं चुप नहीं रहूंगा। भाभी के पति होने से पहले भैया मेरे बड़े भाई हैं। भाभी ने मेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया है, इसलिए आज रात को जब भैया काम से घर पर आएंगे तब मैं उन्हें भाभी की सारी असलियत बता दूंगा, कैसे उनके जाने के बाद वो हमारे साथ बुरी तरह से पेश आती हैं। चंदा कमरे के बाहर से ये सब सुन लेती है। अच्छा जी, तो ये मेरा निठल्ला देवर अब मेरे पति को जाकर मेरी शिकायत करेगा। अब तो ऐसा शिकंजा कसना पड़ेगा जिसके चलते ये दोनों ही खुद फंस जाएं, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। चंदा रात को संभव के सामने रोने का ढोंग करती है। चंदा क्या हुआ? चंदा तुम रो क्यों रही हो? संभव, मुझे तुम्हारे छोटे भाई और उसकी बीवी ने खूब सुनाया है। अरे मैंने बस कहा कि 2 दिन तक मैं काम नहीं करूंगी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी ये कोमल और देवर जी ने मुझे खूब बुरा भला बोला और मुझे मारने की भी कोशिश की। इस कोमल ने। क्या? भाभी, आपका दिमाग ठिकाने पर है ना? ये आप क्या बकवास बके जा रही हो? हमने आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और ना ही मैंने आपको मारने की कोशिश की है। क्यों संभव भाई साहब को हम दोनों के खिलाफ भड़का रही हो आप? हाँ भाभी, भैया ये भाभी हमारे साथ बुरी तरह से पेश आ रही हैं और हमें रोज दिन रात ताने देती रहती हैं आपकी गैर मौजूदगी में। हमारा विश्वास कीजिए भैया, हम सच कह रहे हैं। नहीं संभव, झूठ तो ये दोनों बोल रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ संभव, मेरा यकीन करो। चंदा, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अभिनव, कोमल, तुम दोनों के मुश्किल समय में मैं तुम दोनों का साथ दिया, और वही शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। निकल जाओ मेरे घर से, क्योंकि तुम जैसे झूठे और मक्कार लोगों के साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है। लेकिन भैया। संभव अभिनव और कोमल की एक नहीं सुनता और उन दोनों को घर के बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो दोनों बेचारे इधर उधर भटकने लगते हैं, बिना खाना पानी और रहने की जगह के। वो दोनों जंगल में कुछ देर आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी वहाँ पर एक भूखा बूढ़ा आदमी आता है। बेटा, बड़ी भूख लग रही है, बहुत दिनों से भूखा हूँ। तनिक कुछ खाने को मिल जाता तो उपकार होते तुम्हारे। माफ कीजिएगा काका जी, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। काका जी, आपको मैं भूखा नहीं जाने दूंगा। 1 मिनट। अभिनव पास के पेड़ पर चढ़कर फल तोड़कर उस बूढ़े आदमी को देता है, जिसके बाद उस बूढ़े आदमी की भूख मिट जाती है और तभी वो अचानक से एक जादुई राजकुमार में बदल जाता है। यह अलौकिक दृश्य देख अभिनव और कोमल एकदम से आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये क्या? ये कैसे हुआ? इसका मतलब आपको कोई जादूगर हो? नहीं, मैं एक जादुई राजकुमार हूँ जो जादुई लोक से इस धरती लोक में आया है। मैंने देखा है कि तुम दोनों काफी नेक दिल और अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम दोनों की मदद करने आया हूँ। तुम दोनों बेघर और काफी तंगी में हो ना, इसका हल है मेरे पास। तुम दोनों के जीवन की सारी मुसीबतें अब चंद लम्हे में हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाली हैं। क्या? लेकिन कैसे? तभी वो जादुई राजकुमार अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ पर एक जादुई घास का घर प्रकट करता है, जिसमें जाने पर वो अंदर से बिल्कुल किसी महल से कम नहीं होता है। वहाँ जादू से खाना मिलता है और जो चाहो वो चीज मिल जाती है। हम तो धन्य हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार। हाँ राजकुमार, आपका ये बड़ा एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अब कोमल और अभिनव उस जादुई घास के घर में रहते हुए काफी अमीर हो जाते हैं, और ऐसे ही एक दिन चंदा उन दोनों को महंगे कपड़े, गहने और महंगी गाड़ी में घूमते देख उनका पीछा करते करते उनके घास के घर के पास पहुंच जाती है।
तब खिड़की से झांकने पर उसे पता चलता है कि वो घर बाहर से ऐसा है लेकिन अंदर से एकदम जादुई महल है। ये देख उसे काफी जलन होती है और वो अगले दिन उस घर को जलाने आती है। तुम दोनों को क्या लगा कि तुम दोनों इतने ऐशो आराम में इतनी आसानी से रह पाओगे? चंदा नाम है मेरा। मुझसे आगे अगर किसी ने जाने की कोशिश की तो मैं उस इंसान को और उससे जुड़ी हर एक चीज को बर्बाद करके रख देती हूँ। अब तुम दोनों का ये जादुई घास का घर भी नहीं बचेगा। लेकिन जैसे वो उस जादुई घर को जलाने जाती है उसे खुद को ही आग लग जाती है और वो जलने लगती है। ये सब जादुई घर के जादू के कारण ही होता है और इस प्रकार अंत में चंदा को अपने बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।